प्यारे साथियों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल जीएस एक्सपर्ट हब को, ताकि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी जानकारी और संबंधित मटेरियल प्राप्त होते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो मूल विधि की श्रृंखला हमारी चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह आज की वीडियो है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अध्याय 2 में धारा 6 से लेकर धारा 21 तक के प्रबंधों को पढ़ा। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम धारा 22 से लेकर धारा 26 तक के प्रबंधों को पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों कि अध्याय 2 में धारा 6 से लेकर धारा 52 के का तक के विषयों का प्रावधान किया गया है। हम 6 से 52 का तक का सारा प्रबंध पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन हम उसको पार्टों में डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वह क्लियर होती चले और हमें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, धारा 22 की बात करें तो आईपीसी की धारा 22 में जंगम संपत्ति की परिभाषा दी गई है। अब जंगम संपत्ति क्या होता है, इसी का प्रावधान हम पढ़ेंगे दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति होती है और एक अचल संपत्ति होती है। अब चल संपत्ति क्या होती है, तो वे सभी संपत्तियां जो चलायमान हैं उनको हम चल संपत्ति के रूप में जानते हैं, और अचल संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो स्थिर होती हैं, कभी भी मूव नहीं करती। ठीक है, लेकिन उनका अपना वास्तविक महत्व होता है। तो इन्हें ऐसी संपत्तियों को हम अचल संपत्ति कहते हैं। लेकिन जंगम संपत्ति किसे कहते हैं उसको बताया गया धारा 22 में। तो आइए देखते हैं धारा 22 के आधार पर जंगम संपत्ति किसे कहते हैं। तो धारा 22 में यह बताया गया है दोस्तों कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत सभी मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और भू आबद्ध वस्तुएं जो किसी वस्तु से अस्थायी रूप से जकड़ी हों इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि वे सभी वस्तुएं जो चलायमान हैं, जो मूर्त संपत्ति हैं, वे सभी जंगम संपत्तियां होंगी। लेकिन वे सभी संपत्तियां जो भूमि हो या भू आबद्ध वस्तुएं हों जो किसी वस्तु से अस्थायी रूप से जकड़ी हों, जो चलायमान ना हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सकती हों, वे सभी संपत्तियां जंगम संपत्ति नहीं होंगी। तो धारा 22 में जंगम संपत्ति की यह परिभाषा बताई गई है कि जो चल संपत्तियां हैं वो जंगम संपत्तियां हैं, और जो अचल हैं या भू आबद्ध हैं, जो भूमि से जकड़ी हुई हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित नहीं हो सकती, वे सभी संपत्तियां जंगम संपत्ति नहीं होंगी। तो अगर आप जंगम संपत्ति का उदाहरण जानना चाहें तो जो आपके भौतिक साधन हैं, जैसे कि कार हो गया, जहाज हो गया, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, जेवर हो गए, ये सभी आपके जंगम संपत्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। रुपए हो गए, ये सब आपके जंगम संपत्ति हैं। लेकिन भूमि हो गया, खेत हो गया, मकान हो गया, यह सब भू आबद्ध वस्तुएं हैं और इसीलिए ये जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि जंगम संपत्तियां वे सभी मूर्त संपत्तियां हैं जो चलायमान हैं। ठीक है, और जो भू आबद्ध या भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं जो जकड़ी हुई हैं भूमि से, वे जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएंगी। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। अगली धारा है दोस्तों धारा 23। धारा 23 में सदोष अभिलाभ के बारे में वर्णन किया गया है। अब सदोष अभिलाभ क्या है दोस्तों, तो सदोष अभिलाभ को धारा 23 में परिभाषित करते हुए यह बताया गया है कि सदोष अभिलाभ वह संपत्ति है जो विधि विरुद्ध साधनों के प्रयोग से प्राप्त हो और अभिलाभ प्राप्तकर्ता वैध रूप से संपत्ति का हकदार ना हो। आइए उदाहरण के रूप में समझते हैं कि सदोष अभिलाभ क्या है। दोस्तों, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, और बी की एक संपत्ति है सी। ठीक है, अब वह जो व्यक्ति ए है वह चाहता है कि विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करके सी को हथिया ले, जबकि सी पर मालिकाना हक किसका है, बी का है। अब जो संपत्ति सी है उस पर मालिकाना हक बी तो रखता है, लेकिन ए क्या करता है, विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करके, जैसे कि व्यक्ति बी को डरा कर, धमका कर, या आयोग से कोई सिफारिश लेकर, आयोग का पक्ष लेकर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध के आधार पर जो संपत्ति सी है उसको हथिया ले, तो व्यक्ति ए को जो लाभ प्राप्त होगा उसे हम सदोष अभिलाभ कहेंगे, और व्यक्ति बी को जो इस
इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, उसी को हम सदोष हानि कहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सदोष हानि उस व्यक्ति को होती है जिसका संपत्ति पर मालिकाना अधिकार होता है, और सदोष अभिलाभ उस व्यक्ति को होता है जिसका संपत्ति पर कोई मालिकाना हक नहीं होता है। दोस्तों यह पिछली बार यूपीएसआई 2017 के पेपर में पूछा गया था, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि आईपीसी की धारा 23 में सदोष अभिलाभ सदोष हानि का वर्णन किया गया है, और यह बताया गया है कि सदोष लाभ क्या होगा और सदोष हानि क्या होगी। तो एक बार परिभाषाओं के आधार पर देख लीजिए दोस्तों। सदोष अभिलाभ वह संपत्ति है जो विधि विरुद्ध साधनों के प्रयोग से प्राप्त हो और अभिलाभ प्राप्तकर्ता वैध रूप से संपत्ति का हकदार ना हो। सदोष हानि ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति होता है। उदाहरण के द्वारा मैंने समझा ही दिया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं धारा 24 की तरफ। तो धारा 24 में बेईमानी से के आशय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बेईमानी से क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं बेईमानी से धारा 24 के अंतर्गत क्या बताया गया है आईपीसी के भाग में। तो दोस्तों आईपीसी की धारा 24 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने कार्य बेईमानी से किया। इसको भी उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, और बी की ही संपत्ति है सी। एक व्यक्ति डी है। अब डी व्यक्ति क्या करता है, थोड़े से लाभ कमाने के लिए वह चाहता है कि संपत्ति सी को ए के नाम करा दिया जाए, जबकि संपत्ति सी पे मालिकाना हक किसका है, बी का है। अब डी थोड़े से लाभ के लिए इस आशय से कि उसको थोड़ा सा लाभ हो, वह दूसरे को सदोष अभिलाभ प्रदान करा दे, तब यह जो होगा उसको कहा जाएगा कि व्यक्ति डी ने बेईमानी से इस कार्य को किया है। ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति डी क्या कर रहा है, व्यक्ति डी ए को सदोष अभिलाभ प्रदान कर रहा है और व्यक्ति बी को क्या कर रहा है, सदोष हानि प्रदान कर रहा है। तो यह कहा जाएगा कि जो व्यक्ति डी है उसने बेईमानी से कार्य किया है। ठीक है, तो धारा 24 के अंतर्गत यही बताया गया है दोस्तों कि कोई व्यक्ति यदि इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ प्रदान करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि प्रदान करे, तो उस व्यक्ति ने कार्य किससे किया है, बेईमानी से किया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले धारा की तरफ। अगला धारा है धारा 25। तो धारा 25 में दोस्तों कपट पूर्वक का उल्लेख किया गया है, कपट पूर्वक की परिभाषा बताई गई है। अब कपट पूर्वक क्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं आईपीसी के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के आशय से करता है, तब यह कहा जाता है कि व्यक्ति ने कपट पूर्वक कार्य किया है, अन्यथा नहीं। अब देखिए दोस्तों, बेईमानी और कपट में बस थोड़ा सा अंतर है। अभी धारा 24 में हमने बेईमानी पढ़ा और धारा 25 में हम कपट पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कोई कार्य कपट के आशय से यानी कि किसी को धोखा देने के आशय से किया जाएगा और कपट के साथ साथ ही इसमें किसी को क्षति हो या किसी व्यक्ति को हानि हो, तब यह कपट पूर्वक कार्य कहलाएगा। लेकिन बेईमानी में क्या होता है, बेईमानी में धोखा निहित नहीं होता है, बेईमानी में सिर्फ लाभ निहित होता है, जबकि दोनों धोखा के अंतर्गत ही आते हैं। तो धारा 24 में जो बेईमानी है उसमें धोखा निहित होता है लेकिन क्षति निहित नहीं होती है, जबकि कपट में कपट के अंतर्गत धोखा तो निहित ही होता है, साथ ही साथ यह व्यक्ति को हानि भी और क्षति भी पहुंचाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कपट पूर्वक है उसके बारे में क्या बताया गया है आईपीसी की धारा 25 में। तो यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट के आशय से करता है, तब वह कहा जाएगा कि व्यक्ति ने कपट पूर्वक कार्य किया है, अन्यथा नहीं, जब तक यह स्पष्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं धारा 26 की तरफ। तो धारा 26 में विश्वास करने के कारण का आधार बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला यह धारा भी रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और यह आज के जो दैनिक जीवन है
उसका सबसे बड़ा आधार बिंदु है। आधार बिंदु किस प्रकार से है कि आजकल के लोग किसी के भी ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो बस उसी के बारे में बताया गया है कि जो विश्वास करने का कारण है उसका आशय क्या है। तो दोस्तों, धारा 26 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है। यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त वजह रखता है, अन्यथा नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। अब व्यक्ति बी अगर ये कह दे कि, मान लीजिए व्यक्ति बी ए से कहता है कि आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, कुछ रुपए में 40,000 रुपये रख लीजिए। ये कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 40,000 रुपये दूंगा। तो व्यक्ति ए यह जानना चाहेगा कि किस कारण से यह 40,000 रुपये देगा, क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर यदि यह भरोसा नहीं करेगा तो हो सकता है व्यक्ति ए को ले जाकर उसके साथ कुछ गलत कृत्य कर दे, या मानव दुर्व्यापार जैसी कोई घटना घट जाए, या व्यक्ति ए को क्षति पहुंचा दे। तो धारा 26 में यही बताया गया है कि विश्वास करने के लिए एक कारण निहित होना आवश्यक है, ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आईपीसी की धारा 26 में विश्वास करने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त वजह रखता है। यदि पर्याप्त वजह नहीं है तो वह व्यक्ति किसी का विश्वास नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आज की वीडियो हो गई दोस्तों, धारा 22 से लेकर धारा 26 तक के विषयों का प्रावधान। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के टर्म के रूप में आपको आईपीसी पूरी तरह से मिलती रहेगी और जल्द ही हमारी वीडियोस लाइव भी आएंगी दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।